हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का एसवीएस फैमिली यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम जो टॉपिक कर रहे थे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें हमने कर लिया था कि लाइन के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। और दो जो पार्ट थे, ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे रहते हुए, तो उन्हीं को हम करते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई सरफेस है S, ठीक है, और जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, Q। तो यहाँ से हमने इस पे पता करना है कि इस Q नॉट पॉजिटिव चार्ज पर इस सरफेस के कारण क्या इफेक्ट होगा, कितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा पार्ट मान लिया इस सरफेस का, जिसको कहा ds, और इस पे जो चार्ज रहा वो कितना हुआ, dq। तो इस पॉइंट से हमें यहाँ तक बताना है कि कितना फोर्स लगाएगा। ये फोर्स लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो ओरिजिन से मैं इसकी पोजीशन लूँ, तो ओरिजिन से पोजीशन इसके लिए मैंने सरफेस की r1, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो पोजीशन ली वो ली r2। ठीक है, कल मैंने बताया था कि चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ सरफेस क्या होगी, dq। अगर मैंने चार्ज माना dq, अगर चार्ज q माना तो q, dq बाय ds यही होगी। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूँ तो dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, dq Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस कितनी है r12, इसको क्या मानोगे r12, r1 से r2 की तरफ जा रहा है तो r12 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करूं तो क्या करूंगा, वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा, r12 का मतलब देखिए, r12 का मतलब क्या लेना है हमें, r2 माइनस r1। इसको याद रखने का एक तरीका है कि यहाँ पर आपने r12 क्यों लिया, क्योंकि r1 से r2 की तरफ हम पोजीशन ले रहे हैं, r1 से r2 की तरफ। और जब मुझे r12 निकालना हो तो मतलब ये वाला एरिया निकालना है मुझे। तो इसका मतलब आप मान लीजिए लाइन पीछे से आ रही है, तो इसमें से पूरी लाइन में से, पूरी लाइन को क्या मानूंगा r2, इतना माइनस करूँगा तो मतलब r1 माइनस करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r2 माइनस r1 मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, इंटू r2 माइनस r1 का वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो चेंज कीजिए थोड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट को इधर लिख लीजिए, dq किसके बराबर होगा, यहाँ से dq बराबर आ जाएगा dq ds टू dq। तो dq की जगह लिख सकता हूँ मैं ds अपॉन में r2 माइनस r1 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, r2 माइनस r1 वेक्टर फॉर्म में। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूँ, मुझे पूरा फोर्स निकालना है, df है, तो इंटीग्रेशन करेंगे df का, तो इंटीग्रेशन पे आएगा f, और यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को मैं बाहर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आ जाएगा r2 माइनस r1 अपॉन में r2 माइनस r1, और यहाँ पर क्या रहेगा ds। तो ये आपका आ गया फोर्स ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का करते हैं,
ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मानिए क्या मानोगे, एक बॉडी जिसका वॉल्यूम v है, ये एक बॉडी मानी हमने जिसका वॉल्यूम v है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, v है। तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे कि आपने एक बॉडी मानी जिसका वॉल्यूम v है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना आपका फोर्स लगाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब की बार भी यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट मान लीजिए जिसका वॉल्यूम है dv, और इस पे चार्ज कितना है, यहाँ पर अगर चार्ज q है तो इस पे चार्ज मान लिया मैंने dq, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पर बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा कितना F। यहाँ से अगर मैं पोजीशन मानता हूँ इसकी R1 और इधर से मानी इसकी पोजीशन R2, तो ये क्या होगी R12, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी वॉल्यूमेट्रिक के लिए, dq बाय dv, और dq की वैल्यू क्या आ जाएगी dv, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूँ तो वही प्रोसीजर कि df अगर मैं निकालूँ इस पार्ट का, इंटीग्रेशन किस लिए करते हैं, मैंने बताया था कि छोटे से पार्ट को मानकर उसका इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके और इसके बीच में चार्ज आपको निकालना है फोर्स dq q नॉट अपॉन में R12 का स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1 ये आ जाएगा। अब dq का मान फिर से मैं चेंज कर सकता हूँ, df q नोट को बाहर लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, dq की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, रो dv अपॉन में R2 माइनस R1, ये लगा दो लगाना चाहो तो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसमें नहीं भी लगाओगे तो भी गलत तो नहीं माना जाएगा वो। तो ये आपका, अब ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए मैंने ये साइन लगाया है साथ में। तो इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन करने पे df क्या हो जाएगा f, और यहाँ पर क्या होगा q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ये आ जाएगा आपका रो R2 माइनस R1, ये डायरेक्शन शो कर रहा है वेक्टर, अपॉन में R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, dv के रिस्पेक्ट में, ये आपका इंटीग्रेशन होगा v का, ठीक है। तो ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से आप वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे। तो ये हमारी टॉपिक कंप्लीट है, इसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते वक्त भी। अब इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझे, हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो लाइन है वो क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ अ चार्ज। इट इज़ कॉल्ड फील्ड ऑफ अ चार्ज। जिस चार्ज के अराउंड में हमने स्पेस लिया है, उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे तो हम उस चार्ज का उसे फील्ड कहेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर कोई अलग एक और चार्ज
फोर्स एक्सपीरियंस करें तो ये जो होगा इस फोर्स का फिट होगा। ठीक है, अब इसके बाद समझने की बात ये है कि अगर जिस चार्ज पर हमने फोर्स एक्सपीरियंस किया ये चार्ज, अगर ये चार्ज फ्री है, फ्री मूविंग चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में इस फोर्स की लाइनें होगी उसी डायरेक्शन में ये भी जाएगा। ठीक है, अगर इस चार्ज के फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बार बार बदली तो ये चार्ज भी अपनी डायरेक्शन बार बार बदलेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि हम इस चार्ज की जो डायरेक्शन है फोर्स की, इस चार्ज के फोर्स की जो डायरेक्शन है इस चार्ज की मूवमेंट से पता लगा सकते हैं, मतलब इस चार्ज की डायरेक्शन से पता लगा सकते हैं, क्योंकि सीधा का सीधा एक बात क्लियर है कि इसकी जो मूवमेंट होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में इसके फोर्स होगा। ठीक है, दूसरा कि इसकी जो पावर है, इसकी जो क्षमता है, या हिंदी में बोल तीव्रता, इसकी जो क्षमता है उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी क्षमता को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। इस पर जितना मर्जी आप डिस्कस कर सकते हो, जितना बेस में जाकर जितना आप समझ लोगे उतना ही अच्छा होगा, कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर की तरफ आती है। ठीक है, क्लियर। अगर दो पॉजिटिव चार्ज लूं मैं यहां पर, तो कुछ ऐसा बनेगा स्पेस। ठीक है, तो अगर ये दोनों चार्ज समान है, मतलब सेम है, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसका मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट न्यूट्रल कहलाता है। इस पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल। इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्ज़ाम में आते भी है, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट। मतलब अगर दो चार्ज सेम है तो उनके बीच में जो पॉइंट होगा बिल्कुल मिड पॉइंट, वो उसे बोलेंगे हम न्यूट्रल। न्यूट्रल वो पॉइंट होता है जिस पे दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होता या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर ये चार्ज सेम ना हो तो मान लीजिए ये Q1 है, दूसरा चार्ज है Q2, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, अगर इनकी सेम नहीं है तो क्या होगा, तो Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस पर न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं या इसकी न्यूट्रल पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो दोनों ही केस हम यूज करेंगे। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, थोड़ा सा काम है। और नेक्स्ट क्लास के बाद जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक स्पेशल 1 घंटे की क्लास हम रखेंगे जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स में न्यूमेरिकल है वो हम सोल्व करेंगे। क्योंकि पहले आप कंसेप्ट को समझिए, फिर हम न्यूमेरिकल साथ के साथ करेंगे। थैंक यू।